जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढी अंतरिक्ष में एलियन लाइफ। दोस्तों, ये जो आप लाइट स्पेक्ट्रम ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वो प्रूफ है जो ये साबित करता है कि अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर मौजूद K2-18b प्लैनेट पर एलियन लाइफ सांस ले रही है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ट्रांजिट मेथड के प्रयोग से यहां से आने वाली लाइट को कई महीनों तक ऑब्जर्व करने के बाद कंफर्म किया गया है। वैज्ञानिकों को हाइसियन वर्ल्ड K2-18b के लाइट स्पेक्ट्रम में एक ऐसी गैस मॉलिक्यूल्स के साइन मिले हैं जो अर्थ पर केवल लाइफ द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा नेचर में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इस गैस को प्रोड्यूस कर सके। ऑल्सो वैज्ञानिकों की ऑब्जर्वेशंस ये भी सजेस्ट करती है कि ये प्लेनेट अर्थ की तरह ही बड़े बड़े ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स से भरा हुआ है, जिसका मतलब पूरे यूनिवर्स में अभी तक ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम इंसानों को बायो लाइफ सिग्नेचर्स डिटेक्ट हुए हैं। पर आखिर ये सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे बैठ रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीप में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। चैप्टर 1, एक्सप्लोरेशन ऑफ K2-18b। दोस्तों, K2-18b की डिस्कवरी साल 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद यह एक्सोप्लैनेट K2-18b साल 2019 में इस पर हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया कि ये एक हाइसियन वर्ल्ड है, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन से बना है, जिसकी सरफेस पर बड़े बड़े वाटर ओशियंस मौजूद है। अब दोस्तों, इसी दौरान हमें इसके एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स की प्रेजेंस का पता चला है। K2-18b इस वक्त एक रेड ड्वार्फ स्टार को 2,14,02,400 किलोमीटर के डिस्टेंस से ऑर्बिट कर रहा है। अब सुनने में ये भले ही बहुत ज्यादा लग रहा हो, पर एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर ये डिस्टेंस इतनी कम है कि इसे अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में केवल 33 डेज का समय लगता है। इसलिए अर्थ के 360 दिनों की तुलना में यहाँ पर एक साल भी केवल 33 अर्थ डेज में हो जाता है। बट शॉकिंग बात यह है कि अपने स्टार के इतने करीब होने के बावजूद इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है। लेकिन सवाल है कि कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगा रहा है, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में एम टाइप स्टार भी कहा जाता है। और इन स्टार्स की खासियत होती है कि इनका साइज और टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, खास करके हमारे सूरज जैसे येलो जी स्टार के कंपैरिजन में, जिसके कारण जो हैबिटेबल जोन सूरज जैसे बड़े तारों में उसके काफी ज्यादा दूर से शुरू होता है ना, जिसमें किसी प्लैनेट पर पानी होने की संभावना रहती है, उसी तरह का हैबिटेबल जोन रेड ड्वार्फ स्टार में काफी ज्यादा सामने होता है। नाउ फॉर एग्जांपल K2-18b, जो अपने तारे के पास होते हुए भी उसके हैबिटेबल जोन में है, और उसे इतनी ही लाइट एनर्जी अपने तारे से मिलती है जितनी हमारी अर्थ को सूर्य से मिलती है, जिसका मतलब है कि अर्थ की ही तरह इस ग्रह पर भी जीवन पनप सकता है या फिर शायद मौजूद भी हो सकता है। जिस पर लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एस्ट्रोनॉमर एंजेलस साइरास का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ के बॉर्न एंड इवॉल्व होने के लिए एक राइट टेम्परेचर एंड रिसोर्सेस मौजूद है, जो इसे लाइफ के रहने के योग्य सबसे अच्छा उम्मीदवार बनाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, पर क्या हमारे पास कोई प्रूफ है कि K2-18b पर लाइफ मौजूद है ही? वेल, आप यकीन नहीं करेंगे, पर हाँ, हमारे पास प्रूफ्स हैं। चैप्टर 2, हाउ वी स्टडी एक्सोप्लैनेट्स। तो दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस प्लैनेट पर की गई ऑब्जर्वेशन से हमें ये ग्राफ मिला है, जिसको हमने इंट्रो में भी शो किया था, जिसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम पहले इस प्लैनेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो साल 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस ये सजेस्ट करती है कि ये प्लैनेट अर्थ से 8.6 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और साइज 2.6 टाइम्स बड़ा है। वैसे लाइफ के सिग्नेचर्स हमें यहाँ भले ही मिल गए हो, लेकिन अभी भी एक बात में वैज्ञानिक श्योर नहीं है कि क्या ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है, यानी कि एक रॉकी प्लैनेट है, या फिर नेपच्यून की तरह एक गैस जायंट है। देखो, अभी वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लैनेट के मास एंड साइज को कंसीडर करते हुए इस प्लैनेट के कॉम्पोजिशन को प्रिडिक्ट करे तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्लैनेट नेपच्यून की तरह एक गैस जायंट प्लैनेट है, जिसका एटमॉस्फेयर नेपच्यून की तरह डेंस हाइड्रोजन गैस क्लाउड से बना है एंड फ्लोर नेपच्यून की तरह इसके लिक्विड ओशियंस वाटर, अमोनिया और मीथेन से बने हैं।
जिसमें हो सकता है कि नेपच्यून की तरह इसके पास भी अपना एक ऑलमोस्ट अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट हो। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो, इसके पास अपना एक उतना बड़ा प्लैनेट है जितने बड़े प्लैनेट पर हमारी पूरी दुनिया बसी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी किस्मत काफी अच्छी है तो ये सही में एक रॉकी प्लैनेट है जिस पर काफी बड़ी मात्रा में वाटर ओशियंस मौजूद है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह। पर क्योंकि ये काफी बड़ा है तो उसके ओशियंस काफी ज्यादा गहरे होंगे और उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी ऑब्जर्वेशन की तरह मोस्टली हाइड्रोजन से ही बना होगा, जहां सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में कई हजार गुना ज्यादा होगा। वैसे देखो, ये तो बात थी K2-18b के फ्लोर की, लेकिन अगर लाइफ की बात करें तो उसमें वैज्ञानिकों को जो ब्रेक थ्रू मिला है ना, वो इसके एटमॉस्फेयर में मिली डाइमिथाइल सल्फाइड नाम की गैस की डिस्कवरी है। चैप्टर 3, हाउ JWST फाउंड लाइफ ऑन K2-18b। तो दोस्तों, अब अगर हम अपने ग्राफ में वापस चले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लाइट स्पेक्ट्रम ग्राफ को इस प्लैनेट से आने वाली लाइट के ऑब्जर्वेशन से तैयार किया गया है, जिस लाइट को ह्यूमैनिटी के सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, और इसीलिए वैज्ञानिक इस डेटा पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिकों ने K2-18b प्लैनेट पर लाइफ के सिग्नेचर्स कैसे खोज लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं स्मॉल एटम से बना है ना, जिनसे हमारी अर्थ, हम और आप जैसे लोग बने, जिन एटम्स पर हम इंसानों के पास कई डिकेड्स का रिसर्च डेटा मौजूद है, जिनके बेसिस पर हम जानते हैं कि डिफरेंट एटम्स अलग अलग वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब और एमिट करता है। और क्योंकि अभी हम ह्यूमंस इतने केपेबल नहीं है कि हम कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद इन प्लैनेट्स पर जाकर इनकी ऑब्जर्वेशंस करें और लाइफ को ढूंढे, इसीलिए अभी वैज्ञानिक इन प्लैनेट के बारे में जानने के लिए उस प्लैनेट से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई भी लाइफ किसी प्लैनेट पर लार्ज अमाउंट में है ना, तो उसके बायो सिग्नेचर्स यानी कि उसके एक्सेल एंड इनहेल करने वाले गैसेस सिग्नेचर्स उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन में रिकॉर्ड होते जाते हैं। इसीलिए सोलर सिस्टम से बाहर किसी स्टार के चारों ओर घूम रहे किसी एक्सोप्लैनेट पर जब लाइट पड़ती है तो उसके एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस के एटम्स उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब और एमिट कर देते हैं, जिसके बाद उन गैसेस के सिग्नेचर के साथ वो लाइट अंतरिक्ष में ट्रैवल करती रहती है, जिन्हें हम डिटेक्ट कर ले तो हम उन प्लैनेट्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, वो भी उन ग्रहों पर बिना विजिट किए। अब दोस्तों, इस तरह किसी प्लैनेट के बारे में जानने को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांजिट मेथड का नाम दिया गया है। ट्रांजिट मेथड के जरिए नासा लगातार कई एक्सोप्लैनेट के बारे में स्टडी करती रहती है, लेकिन बहुत कम ही प्लैनेट्स होते हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं या फिर उन पर पानी और जीवन की संभावना होती है। पर K2-18b इन सब में काफी ज्यादा खास है। अब देखो, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले अर्थ के पर्सपेक्टिव से इस प्लैनेट के अपने स्टार के सामने आने पर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट को कैप्चर किया और फिर उसे उस लाइट स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया जो नॉर्मली प्लैनेट के बिना स्टार के सामने आए लाइट के ऑब्जर्वेशन से बनता है। इस तरह नासा ने टोटल इस पर 2 बार ऑब्जर्वेशंस की। पहला ऑब्जर्वेशन जनवरी 2023 में की गई थी और दूसरी ऑब्जर्वेशन जून 2023 में, जिसके बाद जब नासा के वैज्ञानिकों ने इन दोनों ही सिचुएशन में इनके लाइट स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया तो ये पता चला कि K2-18b से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट की वेवलेंथ में हमें कई गैसेस के पैटर्न्स मिलते हैं जो कई अलग अलग एलिमेंट्स की वेवलेंथ को मैच करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, हम इस ग्राफ में जो ये वेवलेंथ पैटर्न देख रहे हैं ना, ये मीथेन गैस के सिग्नेचर्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये पैटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये वाली वेवलेंथ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाइमिथाइल सल्फाइड को रिप्रेजेंट करती है। और इसी गैस की डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट भर दिया कि शायद ये फर्स्ट साइन है कि ह्यूमैनिटी ने यूनिवर्स में फाइनली एलियन लाइफ को डिटेक्ट कर लिया है। पर आखिर वैज्ञानिक इस गैस की प्रेजेंस को लाइफ प्रूफ क्यों मान रहे हैं? तो देखो, डाइमिथाइल सल्फाइड एक काफी रेयर गैस है जो हमें अर्थ पर तो मिल जाती है, लेकिन ब्रह्मांड में इस गैस को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। क्योंकि हम इंसानों की करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये गैस केवल ओशंस में रहने वाली फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का दूसरा कोई नॉन नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो इस गैस को क्रिएट कर सकता हो। एटलीस्ट हम इंसानों की अभी तक की केमिस्ट्री नॉलेज तो यही कहती है। इसीलिए साल 2016 में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा पब्लिश किए गए इस पेपर में यह कहा गया था कि किसी प्लैनेट पर लाइफ की डिस्कवरी और कंफर्मेशन में डाइमिथाइल सल्फाइड की वहां प्रेजेंस एक मेजर रोल प्ले करेंगी। शायद उस समय वैज्ञानिकों को पता भी नहीं था कि उनके पेपर पब्लिश होने के कुछ साल बाद ही हम इस तरह के प्लैनेट को डिस्कवर भी कर लेंगे। और क्योंकि हमें K2-18b जैसे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पर जहां लाइफ के लिए राइट टेम्परेचर, वाटर एंड अदर रिसोर्सेस मौजूद है, वहां पर डाइमिथाइल सल्फाइड मिली है ना,
तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इस प्लैनेट के डीप ओशंस में लाइफ तैर रही है, जो शायद ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर अर्थ के ओशियन एनिमल्स की तरह ही बड़े बड़े एनिमल्स हो सकते हैं। और क्योंकि देखो आज तक हमें ये गैस पूरे हमारे ऑब्जर्वेशंस में अभी तक किसी भी और एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में नहीं मिला है, यानी अभी के लिए हमारे पास K2-18b इकलौता ऐसा प्लैनेट है ना जहां हम लाइफ के सिग्नेचर्स को ढूंढ पाए हैं। वैसे यहाँ आपको बता दूं कि लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही हम दूर यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स और नेबुलास में मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जान पाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर किसी और टेलीस्कोप की पिक्चर्स को देखते हैं और उनमें मौजूद रंग बिरंगे ऑब्जेक्ट्स, खास करके नेबुलास जिनमें कई तरह के डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, उन्हें देखते हैं तो सही मायने में टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स की उस तरह की पिक्चर्स लेते ही नहीं है। ज्यादातर टेलीस्कोप तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस कैप्चर कर पाते हैं, जिन्हें बाद में उन ऑब्जेक्ट से आने वाली अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एनालाइज करके उनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके बेसिस पर उन्हें कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा वो कलर्स दिए जाते हैं जो हम उन सेलेस्टियल बॉडीज की पिक्चर्स में देखते हैं। चैप्टर 4 कंट्रोवर्सीज ऑन डिस्कवरी ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड। तो दोस्तों कई सीनियर साइंटिस्ट अभी भी K2-18b में मिली डाइमिथाइल सल्फाइड के ऑब्जर्वेशनल डेटा पर ही सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का ये डेटा अभी काफी अर्ली स्टेज में है, इसलिए हो सकता है कि अभी ये डेटा पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो और हमने इस गैस के पैटर्न को गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया हो, और इसीलिए अभी हमें इस प्लैनेट पर लाइफ की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए और ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जो गैस अर्थ पर केवल ऑर्गेनिजम्स ही क्रिएट करते हो वो K2-18b पर भी किसी ऑर्गेनिज्म से ही क्रिएट हो रही हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी दूसरी केमिस्ट्री हो जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हो और उसके जरिए ही वहां नेचुरली इस गैस का प्रोडक्शन हो रहा हो। वैसे सही कहा जाए तो देखो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे हमारे साथ पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल साल 2020 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग नासा ने वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस की डिस्कवरी की थी। अब याद ही होगा आपको क्योंकि ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी एंड यू नो कि ये गैस भी अर्थ पर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद इस तरह की हेडलाइन छपने लगी थी कि वीनस पर लाइफ मिल चुकी है और वीनस के एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। बट वीनस क्योंकि हमारे काफी करीब है एंड टाइम टू टाइम हम इस पर कई ऑर्बिटल सैटेलाइट्स भी सेंड कर चुके हैं। ऑल्सो हमारे टेलीस्कोप अब इतने केपेबल है कि इसके एटमॉस्फेयर की डिटेल्ड इमेजिंग कर सकते हैं। तो इन सभी के सारे जब हमने वीनस के पूरे डेटा को खंगाला तो हमें कहीं भी वीनस के एटमॉस्फेयर में या उसकी सरफेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिग्नेचर्स नहीं मिले। और मिलेंगे भी कैसे? ये प्लैनेट अपने आप में किसी नर्क से कम नहीं है जिसका सरफेस टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा यानी कि 460 डिग्री सेल्सियस का है। इन शॉर्ट यहाँ पर वैज्ञानिक फाइनली इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी हिडन केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना जिससे ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए हो सकता है कि इस तरह की कोई अननोन केमिस्ट्री K2-18b पर भी हो रही हो। अब ऐसा है या नहीं है ये तो हमें और ज्यादा डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद ही पता चलेगा। इसलिए नासा इस प्लैनेट पर ऑब्जर्वेशंस के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के और भी कई शेड्यूल्स तय कर चुकी है, जिसमें अगली ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन जनवरी 2024 में होगी और इसके बाद एक नेक्स्ट ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन जून 2024 में प्लान की गई है। इसके बाद कई और ऑब्जर्वेशंस की जाएगी और फाइनली इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम ये कंफर्म कर सकेंगे कि क्या सच में इस प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।